आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकाल के विषय में पढ़ेंगे, जो कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज रीतिकाल को समझेंगे। जैसा कि हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल का समय रहा है वह रहा है संवत 1700 से 1900 तक का, और इस काल में समृद्धि रही है, लेकिन साथ ही विलासिता का काल भी रहा है, जिसमें रस, छंद, अलंकार और नायिका भेद इत्यादि का विस्तृत वर्णन हुआ है। और इस काल में जो कला है वो वासना पूर्ति का साधन बन गई थी, और उसका जो मुख्य केंद्र था वह नारी। इस काल में प्रेम, क्रीड़ाओं और नायक नायिका भेद का विचित्र वर्णन हुआ है, जो कि उस समय की परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि रीतिकाल का क्या क्या नाम है, उसका कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है और रीतिकाल की परिस्थितियां कैसी हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रीतिकाल के नामकरण को। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक रीति ग्रंथों की रचना इस काल में हुई है। काव्यांग निरूपण करने वाले रीति ग्रंथ लिखे गए हैं। इस काल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल और उत्तर मध्य काल के नामों से भी जाना जाता है। अब हम समझेंगे कि रीतिकाल की जो विभिन्न धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहली धारा हुई है वह है रीतिबद्ध, जिसमें काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की गई, जिसके प्रमुख साहित्यकार चिंतामणि, मतीराम, भूषण, पद्माकर इत्यादि हुए। दूसरी धारा है रीति सिद्ध, जिन्होंने यद्यपि रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, फिर भी वे रीति की जानकारी रखते थे और उनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उन्होंने उपयोग भी किया। इसके जो मुख्य प्रतिनिधि कवि हैं वे हैं बिहारी। तीसरी धारा रीति मुक्त, जिसके अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से मुक्त थे। उन्होंने न रीति ग्रंथ लिखे और न ही रीति की कोई जानकारी का उपयोग किया, जिनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि हैं। अब हम समझेंगे परिस्थितियों को, अर्थात रीतिकाल की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वह कैसी थी। तो सबसे पहले हम समझेंगे राजनीतिक परिस्थितियां, कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। और यदि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं या इतिहास के विद्यार्थी हैं तो हम जानते हैं कि संवत 1700 से 1900 की जो मध्य स्थिति थी वो कैसी थी। तो राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का चरम उत्कर्ष भी हुआ और उसके साथ साथ ये मुगल साम्राज्य का पतन काल भी रहा, जिसमें शाहजहां का शासनकाल मुख्य है। और इस समय ही ताजमहल, मयूर सिंहासन इत्यादि का भी निर्माण हुआ। इस काल में जब औरंगजेब का शासन हुआ तो उस समय धर्मांधता और कट्टरता बहुत ही बढ़ गई थी, और जो सामान्य जनता थी वह कष्टों व अभावों में घिरी हुई थी और जूझ रही थी। अंधविश्वास, रूढ़ियां और नैतिक मूल्यों में भी धीरे धीरे कमी आने लगी थी और राजाओं में विलासिता बढ़ गई थी। जैसा कि बिहारी ने अपने दोहे में भी कहा है, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं बिकसु इहि काल, अली कली ही स्यो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस तरह से उन्होंने राजाओं पर कटाक्ष किया। अब हम सामाजिक परिस्थितियां देखेंगे कि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर पतन का युग था। सामंतवाद का बोलबाला था, तो यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था देखने को मिलती है। और जो भी
राजा शासक हुए हैं या सामंत हुए, वे आम जनता को अपनी संपत्ति मानते थे और उनका ये मानना था कि जो आम जनता है वह सिर्फ उनकी सेवा के लिए ही है, और नारी को संपत्ति मानकर वो उनको भोग्या मानते थे। यही उस समय का जो समाज था उनका मूल मंत्र था। सुरा और सुंदरी राजा और प्रजा के उपास्य विषय थे। कहने का तात्पर्य है कि जो सामंत थे, जो राजा थे, जो शासक थे, वह मदिरा में ही डूबे रहते थे और सुंदरियों से ही घिरे रहते थे। हम कह सकते हैं कि यह समय नैतिक मूल्यों का पतन था, अर्थात इस समय नैतिक मूल्यों का पूर्णतः अभाव था। धार्मिक परिस्थितियों की हम बात करें कि उस समय की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, तो जो भी धर्म स्थान थे वह भ्रष्टाचार और पापाचार के केंद्र बन चुके थे। हिंदू अपने आराध्य राम कृष्ण का श्रृंगार वर्णन तो करते थे, लेकिन भक्तिकाल से रीतिकाल तक आते आते वो जो राम कृष्ण की लीलाएं थी वह धीरे धीरे एक नायक नायिका की लीलाओं में परिवर्तित होने लगी थी। रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने से मुसलमान जीवन भी वास्तविकता से दूर होने लगा था। और कर्म और आचार की बात किया जाए तो कर्म और आचार व्यवहार का स्थान अंधविश्वास ने ले लिया था। आइए अब हम साहित्य और कला को समझें कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें साहित्य और कला का कितना विकास हुआ। तो साहित्य और कला की दृष्टि से देखा जाए तो यह युग काफी समृद्ध रहा। ललित कलाओं में चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला, इनका बहुत ही अच्छा पोषण हुआ और संगीत शास्त्र पर भी कुछ प्रामाणिक ग्रंथ लिखे गए। अलंकार प्रिय विलासी राजा और बादशाहों की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण तथा कल्पना परक विविधता की जो कमी है उसके कारण कलाएं कला की सीमाओं से दूर पड़ गई। कहने का तात्पर्य है कि जो भी कवि था वह मात्र बादशाहों को और अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए ही रचना करने लगा था। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने रीतिकाल के नामकरण को, उनकी विभिन्न धाराओं को तथा तत्कालीन परिस्थितियों को समझा।